विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पार्ट 7 पार्ट 3 के अंतर्गत बंदरगाहों के बारे में, बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार, समुद्री बंदरगाह, नदी बंदरगाह, झील बंदरगाह, नहर बंदरगाह, फेरी बंदरगाह और नौकांतरण के बंदरगाह अर्थात बंदरगाहों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बंदरगाह, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्या कारण है? तो बंदरगाह वह स्थल होता है जो दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों के देशों या अलग अलग प्रदेशों की चीज़ वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए समुद्री जलमार्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बंदरगाह पर निर्यात के लिए जो आने वाली चीज़ें हैं, उन वस्तुओं को हम उसी समय स्टीमर पर चढ़ाकर भेज नहीं सकते, तथा जो आयात होने वाली वस्तुएं हैं उनको भी आंतरिक भागों में जल्दी से नहीं भेजा जा सकता। इसलिए उन्हें एकत्रित करके जो बंदरगाह होते हैं वहाँ पर स्थित जो गोदाम होते हैं, उन गोदामों में उन चीज़ वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। और माल सामान भेजने के लिए तुरंत व्यवस्था ना हो तो सामान संग्रह के लिए जो गोदामों की व्यवस्था की गई होती है। किसी भी बंदरगाह द्वारा आयात निर्यात की जाने वाली चीज़ वस्तुएं होती हैं, उसकी आपूर्ति पर से उसके प्रमुख क्षेत्रों के विकास के बारे में हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। बंदरगाह की क्षमता कितनी होगी, इसका अनुमान उसके आसपास लंगर डालकर खड़े जहाज़ों को देखकर लगाया जा सकता है। अर्थात कोई भी बंदरगाह है, उसके आसपास यदि बड़े जहाज़ को लंगर डालकर खड़े होने की व्यवस्था हो तो बंदरगाह उच्च कोटि का माना जाता है। बंदरगाहों पर कई प्रकार की सुविधाएं भी होती हैं, जैसे जहाज़ों को किनारे लाने की व्यवस्था और लंगर डालने की व्यवस्था। दूसरी अनुकूलता है कि चीज़ वस्तुओं को चढ़ाने और उतारने की सुविधा। और तीसरी अनुकूलता है कि निर्यात के लिए बंदरगाह पर लाई गई चीज़ वस्तुओं और आयात की गई वस्तुओं को योग्य समय तक संग्रह करने और सुरक्षित रखने के लिए विशाल गोदामों की व्यवस्था होनी जरूरी होती है। ये अनुकूलताएं हैं बंदरगाहों पर। जहाज़ के साथ जो आने वाले क्रू मेंबर होते हैं उनके लिए भी निवास की व्यवस्था, आयात किए गए सामान की कर वसूली की व्यवस्था, इन सभी व्यवस्थाओं के आयोजन और अमलीकरण जिस संस्था के द्वारा किया जाता है, उस संस्था का नाम है पोर्ट अथॉरिटी, जिसके द्वारा ये सब देख रेख की जाती है। वैश्विक बंदरगाहों का विकास उन प्रदेशों के समुद्री किनारों की प्राकृतिक रचना, चीज़ वस्तुओं की मांग, जनसंख्या और विशिष्टता आदि प्रबलों पर आधारित होती है। इन प्राकृतिक विविधताओं के कारण बंदरगाहों की रचना का कार्य पद्धति में विविधता दिखाई पड़ती है। इन विविधताओं के कारण बंदरगाहों के विभिन्न प्रकार तय किए गए हैं। बंदरगाह एक ऐसा स्थल है जहां समुद्री व्यवहार और स्थल व्यवहार के बीच के संबंध को जहाज़ों या स्टीमरों और ज़मीनी परिवहन के साधनों द्वारा बनाए रखा जा सकता है। बंदरगाह पर दूसरे देशों की चीज़ वस्तुओं का आयात किया जाता है तथा देश की उत्पादित वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। इसीलिए बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन बंदरगाहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और इन बंदरगाहों के बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव नहीं हो सकता है। यही कारण है कि बंदरगाह के द्वारा ही चीज़ वस्तुएं मंगाई जाती हैं और चीज़ वस्तुएं वहाँ से भेजी जाती हैं। इसीलिए बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब हम बंदरगाहों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है समुद्री बंदरगाह। समुद्री बंदरगाह अर्थात कि दुनिया के अधिकांश बंदरगाह किसी न किसी समुद्र तट पर आए हुए हैं। खुले समुद्र पर विकसित बंदरगाह जलमार्ग पर होने से स्टीमरों द्वारा शीघ्रता से माल सामान का लेन देन हो सकता है।
समुद्र दो प्रकार के होते हैं, खुले समुद्र और बंधे समुद्र। खुले समुद्र बिल्कुल जो खुले होते हैं, और बंधे समुद्र जिसके आसपास ज़मीनी भूभाग होते हैं। तो बंदरगाह जलमार्ग पर होने से स्टीमरों द्वारा शीघ्रता से माल सामान का लेन देन हो सकता है। न्यूयॉर्क, मुंबई, शंघाई, हांगकांग, कोलंबो, डरबन आदि बंदरगाह खुले समुद्र तट पर स्थित हैं और अधिक विकसित हुए हैं, जबकि खुले समुद्र से दूर आंतरिक भागों में स्थित जो बंदरगाह हैं जो मुख्य जलमार्गों से दूर होने के कारण कम विकसित हुए हैं। ऐसे बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए समुद्र तल की जानकारी और मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये तो हुए समुद्री बंदरगाह के बारे में जानकारी। अगला है नदी बंदरगाह। नदी बंदरगाह में कि ऐसी नदियाँ जो 12 महीने जल से परिपूर्ण रहती हैं, गहरे तल वाली हैं, शांत और अनुकूल दिशा में बहती रहती हैं, उन नदियों के तट पर बंदरगाह विकसित होते हैं, जिसे हम नदी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। पृष्ठ क्षेत्रों की ज़रूरतों की आयात तथा उत्पादनों के निर्यात के लिए ऐसी नदी बंदरगाहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुछ उदाहरण हैं, जैसे लंदन बंदरगाह टेम्स नदी पर और हैम्बर्ग बेसन नदी पर आया हुआ नदी बंदरगाह है। ठीक उसी प्रकार भारत में हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह और नदी के प्रवाह के साथ आने वाले कांप या ज्वार के कारण आने वाले कांप के स्थिर होने पर नदी का तल जो छिछला हो जाता है, जिसकी गहराई कम हो जाती है, तो उस गहराई को बनाने के लिए बार बार उस कांप को निकालने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम ड्रेजिंग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नदी के बंदरगाह आंतरिक जलमार्ग के रूप में उपयोगी हैं। यूरोप में कई नदी बंदरगाह आंतरिक जलमार्ग के रूप में चीज़ वस्तुओं तथा यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए विशेष उपयोगी हैं। इसके बाद झील बंदरगाह। झील बंदरगाह के बारे में, दुनिया में जो बड़ी झीलें आई हुई हैं, उन बड़ी झीलों पर जो बंदरगाह स्थित हैं, जो बंदरगाह विकसित हुए हैं, उनको हम झील बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और इन बंदरगाहों के झील बंदरगाहों के विकास के लिए कुछ भौगोलिक अनुकूलताएँ भी होनी चाहिए, जैसे पानी की गहराई, बर्फ़ मुक्त पानी की सतह, समुद्री क्षेत्र आदि हों। तो उन झीलों के किनारे बंदरगाहों का विकास बड़े पैमाने पर होता है। ये बंदरगाह आंतरिक व्यापार या माल सामान के हस्तांतरण के लिए उपयोगी होते हैं। यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित झीलों में से निकलने वाली जो सेंट लॉरेंस नदी है, उत्तर अटलांटिक महासागर में मिलने से इन दोनों देशों ने 5 झीलों को नहरों और लोक गेट से एक दूसरे को जोड़ करके दुनिया का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग विकसित किया है, जिसके कारण डुलुथ, शिकागो, ऑल्पेन, टोरंटो, बफेलो, क्लीवलैंड और टोलेडो जैसे छोटे बड़े झील बंदरगाह विकसित हुए हैं। यदि हम संक्षेप में कहें तो देश में चीज़ वस्तुओं और मनुष्यों की आंतरिक हेराफेरी में ऐसे झील बंदरगाहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है नहर बंदरगाह। नहर बंदरगाह किसे कहते हैं कि दुनिया में समुद्र और महासागरों के बीच की दूरी कम करने के लिए मानव ने भूमिखंडों की जो संयुक्त भूमि है, सक्रिय भूपट्टी है, उसको खोद करके 2 समुद्रों या महासागरों को जोड़ने के लिए जो जलमार्ग का निर्माण किया है, उसे हम नहर बंदरगाह के नाम से जानते हैं। इस तरह समुद्रों या महासागरों को जोड़ने वाले मानव रचित, परिभाषा है कि समुद्रों या महासागरों को जोड़ने वाले मानव रचित जल स्वरूप को हम नहर कहते हैं। ऐसे नहर पर भी कई बंदरगाहों का विकास होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम एशिया में लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए सुएज नहर के भूमध्य के समुद्र के सिरे पर पोर्ट सहित, जबकि लाल सागर के सिरे पर सुएज नहर बंदरगाह आया हुआ है। दुनिया के 2 महत्वपूर्ण जलमार्ग में से पनामा नहर मार्ग पर कैरेबियन सागर तथा सिरे पर पनामा बंदरगाह आया हुआ है। कुछ देशों में आंतरिक जलमार्ग के लिए आंतरिक क्षेत्र तक नहर विकसित किए गए हैं, जिससे छोटी स्टीमरें किसी भी क्षेत्र के आंतरिक भाग तक पहुंचती हैं। ऐसी नहरों के सिरे पर बंदरगाह विकसित होते हैं। ऐसे बंदरगाह समुद्री बंदरगाह की अपेक्षा छोटे होते हैं, जबकि ऐसी नहर देश को आंतरिक जलमार्ग की सुविधा देने वाली होने से स्थानीय राष्ट्रीय विकास के लिए उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्रिटेन में लिवरपूल और मैनचेस्टर को जोड़ने वाली मैनचेस्टर शिप कैनाल की पूर्वी सिरे
और पश्चिमी सिरे पर एलिसमेर और लिवरपूल बंदरगाह इसके ज्वलंत उदाहरण माने जाते हैं। इसके बाद फेरी बंदरगाह अर्थात क्या? विद्यार्थी मित्रों, फेरी बंदरगाह मतलब जहाँ घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र हों और टापूमय क्षेत्रों में मानव आबादी रहती हो, मानव निवास करता हो, मानव जनसंख्या हो, तो छोटे स्टीमर जैसे साधनों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने के लिए छोटे बंदरगाहों का विकास होता है। ऐसे बंदरगाहों को हम फेरी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए जापान जैसे देश में तो ट्रेन फेरी सेवा देने वाले बंदरगाह भी हैं। इसमें रेलवे के पैसेंजर डिब्बों को समुद्री जहाज़ों में चढ़ा करके और समुद्र पार करके दूसरे किनारे पर उसको उतार दिया जाता है। ब्रिटेन और यूरोप के अन्य कई देशों के तटों के बीच लोगों के आने जाने के लिए ऐसे बंदरगाहों का विकास संभव हुआ है। हार्विच, डोवर, फिक्सटोन, न्यू हेवन, ली हार्वे आदि यूरोप के पश्चिमी किनारे पर विकसित हुए इस प्रकार के फेरी प्रकार के बंदरगाह हैं। आग्नेय एशिया के टापू तथा कैरेबियन द्वीप समूह में भी इस प्रकार के बंदरगाह स्थित हैं। गुजरात के दहेज बंदरगाह से घोघा बंदरगाह के बीच फेरी सर्विस की सुविधा के लिए सरकार सक्रिय रूप से विचाराधीन है। ओखा बंदरगाह और बेट द्वारका के बीच फेरी सर्विस चल रही है। पहले सूरत और खंभात से सूरत, खंभात, भावनगर, घोघा के बीच ऐसी सुविधा मौजूद थी। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद में नौकांतरण बंदरगाह किसे कहते हैं? तो कई बंदरगाह विशालकाय स्टीमरों को खड़ा रख सकें, ऐसे गहराई वाले होते हों तो वहाँ बड़ी स्टीमरें आकर के लंगर डाल देती हैं। इन बड़ी स्टीमरों को हम मदरशिप के नाम से जानते हैं, जिसमें माल भरा होता है और उसमें से छोटी स्टीम से माल सामान एक जगह दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है, जिसको हम डॉटर शिप के नाम से जानते हैं। तो बड़े स्टीमर जिसमें से माल सामान भर करके आता है और उसमें से छोटी स्टीमरों के द्वारा जो माल सामान भर करके आंतरिक भागों में पहुंचाया जाता है, तो छोटी स्टीमरों को हम डॉटर शिप के नाम से जानते हैं। इस तरह माल की जिस बंदरगाह से अदला बदली होती है उस बंदरगाह को नौकांतरण बंदरगाह के नाम से जानते हैं। गुजरात के किनारे 1 लाख टन जितना माल लेकर के आने वाली स्टीमरें सलाया बंदरगाह के खुले प्रवेश द्वार पर लंगर डालती हैं और जहां से 10 से 15 हज़ार टन की मालवाहक क्षमता वाली स्टीमरें बड़े जहाज़ों में से माल भर करके नौलखी, कंडला, पोरबंदर, बेड़ी, रोजी जैसे बंदरगाहों तक पहुंचती हैं। इसी तरह सलाया भी नौकांतरण का बंदरगाह माना जाता है। इसके बाद पोर्टुगीज संस्थानों के लिए माल सामान लिस्बन बंदरगाह से अलग अलग किया जाता है या अदला बदली की जाती है। पश्चिमी अफ्रीका के छोटे बंदरगाहों पर पहुंचने वाला माल सामान हार्टकोर्ट बंदरगाह से, मध्य अमेरिका के बंदरगाहों पर पहुंचने वाला माल सामान क्रिस्टोफल बंदरगाह से, जबकि बाल्टिक और काला सागर के छोटे बंदरगाहों पर पहुंचाया जाने वाला माल सामान पिरेयस, सोलेनिका और इस्तंबुल बंदरगाहों से वितरित किया जाता है। इसके अलावा बंदरगाह का प्राकृतिक व्यूहात्मक स्थान, उसके पृष्ठ प्रदेशों की योग्यता के आधार पर तथा निश्चित उद्देश्य से बंदरगाहों का विकास किया जाता है, जिसके अनुसार बंदरगाहों का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रवासी बंदरगाह, वाणिज्यिक बंदरगाह, नौका सेना बंदरगाह, जहाज निर्माण और मरम्मत के लिए बंदरगाहों का समावेश किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में आपने बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद बंदरगाहों के प्रकार के बारे में, कि बंदरगाहों के कौन कौन से प्रकार हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा, जिसमें समुद्री बंदरगाह, नदी बंदरगाह, झील बंदरगाह, नहर बंदरगाह और उसके बाद में फेरी बंदरगाह तथा नौकांतरण के बंदरगाह। वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, एक बार 2 बार सुनने के बाद में जो प्रश्न दिए गए हैं प्रश्नों को अपने नोट में लिख करके उसको तैयार करें। धन्यवाद।